हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जाइगोट किस तरीके से डिफरेंट चेंजेस के थ्रू एक एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। फ्लावरिंग प्लांट में हमने सबसे पहले डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो को समझा था। बच्चों, एक चीज आपने ध्यान रखना है कि अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट कहाँ होगा, माइक्रोपिलर साइड की तरफ, माइक्रोपिलर एंड की तरफ होता है। बट कभी कभार कुछ डायग्राम्स के अंदर माइक्रोपिलर का साइड जो है फिक्स नहीं शो करते हैं, कभी नॉर्थ और साउथ इस तरीके से शो कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कोई ऐसा एम्ब्रियो सैक है जिसमें जाइगोट यहाँ पे बताया, जैसा कि एनसीईआरटी बुक के अंदर जाइगोट का पोजीशन माइक्रोपिलर साइड, जब मैच्योर एम्ब्रियो सैक को आप देखेंगे, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक को, तो उसके अंदर आपको जाइगोट इधर नजर आएगा। कुछ जब हम डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट पढ़ते हैं तो जाइगोट इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। या माइक्रोपिलर साइड को हम दिखा देते हैं कि माइक्रोपिलर एंड इधर है और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो के अंदर इस तरीके से दे रखा है। अब देखिए, दोनों में जब हम लास्ट मैच्योर एम्ब्रियो बनाते हैं तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, सीधा सा बात है कि जिधर की तरफ माइक्रोपिलर एंड है और जाइगोट जहाँ है उस साइड में हमने सस्पेंसर बनाना है। सपोज यहाँ पे हमने क्या बना दिया, सस्पेंसर बना दिया। सस्पेंसर बनाया, ये सस्पेंसर के अंदर 6 to 10 सेल्स हैं, इनके नंबर के बीच में आपने सेल बना देनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जाइगोट, ये एम्ब्रियो बना दिया। ओके, अब इस एम्ब्रियो के अंदर आपने ये स्ट्रक्चर्स को पता है, ये कोटाइलडोन है, कोटाइलडोन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सस्पेंसर है। ये हास्टोरियल सेल है, ये हाइपोफाइसिस सेल है। यहीं पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और एक जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इसको बोला जाता है प्लूमूल और इसको बोला जाता है रेडिकल, ठीक है। ये एक मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। दीज आर द कोटाइलडोन एंड अगर मान लीजिए इफ from this diagram, then zygote will be according to this zygote, embryo will be according to this zygote, the suspensor formed, micropilar side, this is the suspensor, and zygote will be as such. These are the cotyledon. यहाँ पे हमने क्या बता दिया, प्लूमूल, यहाँ पे बना दिया रेडिकल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब एनसीईआरटी बुक को हम आगे देखते हैं तो एक एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो को किस तरीके से बनाता है, यहाँ पे ये इस तरीके से डाइकोट एम्ब्रियो को बनाया है। ये भी डाइकोट एम्ब्रियो है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोटाइलडोन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लूमूल है, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव का जो पोर्शन है दैट इज द एपिकोटाइल।
एंड बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस पोर्शन जो है दैट इज नोन एज द हाइपोकोटाइल. ओके, in hypocotyle radical is produced, that is also dicot embryo, but in these diagram we could not explain or know about embryonal axis. इनमें जितना भी डायग्राम है उसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रियोनल एक्सिस के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को समझें, ये बात है. एक और डायग्राम बना देते हैं इसको समझने के लिए. आपको जो सुटेबल लगे वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना ज़रूरी है. देखिए, अब इस डायग्राम को हम एक दूसरे तरीके से बनाते हैं. यहाँ हमने ये प्लूमूल दिखा दिया, ये रेडिकल दिखा दिया, इसमें हमने ये कोटाइलडॉन दिखा दिया. ये दोनों साइड में हमने क्या बना दिया जी, कोटाइलडॉन बना दिया. ओके, अब यहाँ पे एक्सिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एक एक्सिस बन जाता है, एक ये एक्सिस बन गया, ये तो है कोटाइलडॉन एक्सिस और ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके, नाउ the portion below the embryonal axis and above the embryonal axis that is known as, अब इस एक्सिस के यहाँ पे ये एक पोर्शन बना दिया और यहाँ पे एक दूसरा पोर्शन बना दिया. इस डायग्राम के अंदर आपको सारा चीज़ नज़र आ रहा है. ये है कोटाइलडॉन, ये प्लूमूल, ये रेडिकल एंड दैट इज एपिकोटाइल. ये क्या है, एपिकोटाइल. एपिकोटाइल एंड दिस इज द हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल डेवलप radical and epicotyl develop into plumule. You know, how can you define the epicotyl and hypocotyl? The portion of embryonal axis, the portion of the embryonal axis. embryonal axis का ये portion है. The portion of the embryonal axis above the level of the cotyledon, above the level of cotyledon is called epicotyl, which develops into plumule. But the portion of the embryonal axis below the level of the cotyledon, that is called hypocotyl. इस डायग्राम में भी ये जो पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का above the level of the cotyledon, that is known as the epicotyl. This is also portion below the embryonal, the portion of the embryonal axis, portion of embryonal axis below the level of the cotyledon, below the level of the cotyledon, that is known as the hypocotyl. ये दोनों cotyledon का लेवल है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो एपिकोटाइल है और जो बिलो वाला है वो क्या है, हाइपोकोटाइल है. यहाँ पे भी देख लीजिए आप, कोटाइलडॉन एक्सिस है, कोटाइलडॉन एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये पोर्शन है पूरा. एम्ब्रियोनल, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the cotyledon, above the level of the cotyledon, that is known as the epicotyl. And the portion of the embryonal axis below the level of the cotyledon, that is known as the hypocotyl. Epicotyl produce
develop into plumule, and hypocotyle develop into radicle. Okay, that is the dicot embryo. If we see the monocot embryo, when we see the difference between dicot and monocot embryo. Okay, structural difference. What will be structural difference in monocot and dicot embryo? Okay, देखिए बच्चों, मोनोकोट एम्ब्रियो को सबसे पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसका डेवलपमेंट भी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोनोकोट का एक डायग्राम बना करके देखते हैं कि मोनोकोट एम्ब्रियो कैसे नज़र आता है। ये मोनोकोट एम्ब्रियो है साहब। इसके अंदर देखिएगा, यहाँ स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी आपको और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगी। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। In below the coleoptile, that is known as the plumule. ये क्या है? plumule, and that is the radicle. ओके, अब इसके अंदर देखिएगा और कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स है जिनको आप इसमें पहचानेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये एपीब्लास्ट है। प्लूमूल हो गया, कोलियोप्टाइल, रेडिकल, कोलियोराइजा, एपीब्लास्ट एंड स्क्यूटिलम। अब इसके अंदर और क्या बचा? एक रूट कैप और बना सकते हैं। रेडिकल के ऊपर रूट कैप दिखा सकते हैं, या ये रूट कैप मान लीजिए, ये और रूट कैप बना दिया हमने, इसको रूट कैप कह सकते हैं। ये क्या है जी? रूट कैप। इसके अंदर एक सेल और बना सकते हैं यहाँ पे, इस सेल को हम बोलेंगे सस्पेंसर। ये तो डायग्राम है किसका? मोनोकोट एम्ब्रियो का। इस मोनोकोट एम्ब्रियो के डायग्राम के अंदर अब ये जो डेवलपमेंट है इसको भी हम समझ सकते हैं कि ये कैसे इस जाइगोट से डेवलप हुआ। यहाँ बच्चों स्क्यूटिलम जो है, स्क्यूटिलम एंड एपीब्लास्ट, ये दोनों क्या हैं? ये इसके कोटाइलडोन है। ये फर्स्ट कोटाइलडोन है जो कि कैसा है? हाई लार्ज है, लार्ज साइज का है। इट इज़ वन वेरी लार्ज साइज्ड कोटाइलडोन ऑफ द मोनोकोट embryo. This is the cotyledon of the embryo. But epiblast is the highly reduced second cotyledon of the monocot embryo. हाईली रिड्यूस्ड सेकंड कोटाइलडोन है। फर्स्ट कोटाइलडोन कौन है जी? स्क्यूटिलम। ठीक है, अब देखिएगा इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसमें कोटाइलडोन का नंबर 2 है और इसमें कोटाइलडोन, डेवलप्ड कोटाइलडोन है वो कितना है? सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो है कोलियोप्टाइल प्लूमूल को कवर किए हुए है, इधर रेडिकल को कवर किया है कोलियोराइजा ने, बट ऐसा इसके अंदर
नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आप स्ट्रक्चर्स के आधार पे you can find the differences between dicot and monocot embryo on the basis of the different diagrams. Okay, now we have to know about how to develop the monocot embryo from the zygote. देखिए बच्चों, हमने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक पढ़ा था, तो उसमें हमने जाइगोट को माइक्रोपाइल जो एंड है उसको यहाँ पे शो किया, दैट इज द जाइगोट. ओके, द साइड इज माइक्रोपिलर साइड. आफ्टर दैट जाइगोट डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन and form two cells. These are the cells formed by transverse division from the zygote. This cell towards the micropillar end, that is known as the basal cell. ये क्या है जी? Basal cell. And this is the terminal cell. Terminal cell is also known as embryonal cell. Embryonal cell. Basal cell is also called suspensor cell. Suspensor cell. Suspensor. Okay, now during the further development, the basal cell suspensor cell not divide, that is not divide, and terminal cell further divide. But this is not divide, and it become suspensor, single celled suspensor. But terminal cell further divide by transverse division and form two cells. This one is the suspensor, single celled suspensor. These are the new cells. The name of these cells is, that is the middle cell. And that is the terminal cell. That is a suspensor. Okay, terminal cell, middle cell, ये दोनों फिर से डिवाइड होंगी और कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स को बनाएंगी. जैसे मान लीजिए टर्मिनल सेल डिवाइड होता है, टर्मिनल सेल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म. टर्मिनल सेल क्या क्या फॉर्म करेगी उसको हमने समझना है कि टर्मिनल सेल कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है, किसका? एम्ब्रियो का. उसने हमें देखना है. तो देखो, टर्मिनल सेल फॉर्म स्क्यूटिलम, कोलियोप्टाइल, and third one is plumule. Because this terminal embryo, first of all it convert at globular stage, and after that is form these three structures, mainly these three structures: plumule, कोलियोप्टाइल एंड स्क्यूटिलम. स्क्यूटिलम बोले तो कोटाइलडॉन, इसमें एपिब्लास्ट भी शामिल है. हम कोटाइलडॉन बर्ड अगर इस पर लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है. यहाँ पे आप स्क्यूटिलम की जगह आप लिखिए कोटाइलडॉन.
ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कोटाइलडन के अंदर स्किटिलम एंड एपिब्लास्ट बोथ आर इंक्लूड. Cotyledon, coleoptile plumules are formed by this terminal cell, but remaining part that are produced by the middle cell. ये जो middle cell है, that is also further divided and it form remaining structural radical and coleorhiza. These structures are formed from the middle cell. Okay, that is the monocote embryo. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको कि मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो दोनों में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. ये बात आपने इन डायग्राम्स के माध्यम से समझना है. और मुझे लगता है कि अब आपको मोनोकोट एम्ब्रियो में और डाइकोट एम्ब्रियो में पहचानने में कोई दिक्कत होगी. आप डायग्राम भी अच्छे से बना सकते हैं इनका. एनसीईआरटी बुक के अंदर ये डायग्राम थोड़ा टिफिकल लगेगा आपने, बट है बेसिक यही. ठीक है, आप इस तरीके से बनाएंगे, आपका डायग्राम सही माना जाएगा, कोई गलत नहीं है. तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है. इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस नेक्स्ट टॉपिक को हम बात करते हैं. क्या बताया मैंने आपको, देखिएगा एक बार आप रिकॉल करिए मैं क्या पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 इवेंट्स को बनाया था. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, fertilization event and post fertilization event. We were discussing the post fertilization event and we have already discussed the endospermic development and embryonic development in a previous video. Okay, but today in this video I try to explain the basic difference between monocot and dicot embryo, structural difference between monocot and dicot embryo. डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो को समझाने का मैंने इसमें प्रयास किया है. इसके बाद बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो थर्ड पार्ट है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सीड एंड फ्रूट. सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सीड फॉर्मेशन की कहानी को समझते हैं कि सीड फॉर्मेशन क्या है. सीड फॉर्मेशन, इसके बाद में हम फ्रूट फॉर्मेशन का डिस्कस भी करेंगे. ये भी नाम लेने में बड़े आसान लगते हैं कि सीड का फॉर्मेशन समझना है, फ्रूट का फॉर्मेशन समझना है. सीड का क्या है, ओव्यूल से सीड बन जाएगा और ओवरी से फ्रूट बन जाएगा. बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जब हम सीड फॉर्मेशन का मैकेनिज्म को समझते हैं तो बहुत सी नई बातें देखने को मिलती है. क्या क्या बातें हैं हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं. देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द सीड इज एक्चुअली में ये क्या है, सीड इज conversion of ovule after fertilization. After fertilization, the ovule is converted into seed. ओव्यूल को याद किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर सामने आ गया. एम्ब्रियो सेक के कई स्ट्रक्चर्स सामने आ गए. ओव्यूल इज सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट्स, मीन्स ओव्यूल integument. Ovule integuments formed seed coat. ये क्या बनाएंगे जी, सीड कोट. यहाँ जो ओव्यूल इंटेगुमेंट है ये भी कैसे हैं, आउटर इनर. आउटर
will formed testa, and inner will form tegmen. This is the layer of the seed coat. Testa is outer seed coat and tegmen is inner seed coat. ये क्या है? आउटर सीड कोट है, आउटर सीड कोट. दिस इज द इनर सीड कोट. इसके बाद देखिएगा ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस पार्ट है. ओव्यूल न्यूसेलस. ओव्यूल न्यूसेलस को आप देखेंगे ओव्यूल न्यूसेलस. ओव्यूल न्यूसेलस मीन्स इसमें दो कंडीशन है, क्योंकि न्यूसेलस इज द न्यूट्रेटिव टिश्यू दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग embryo, that is consumed by developing embryo. Either it consumed by developing embryo और इन सम प्लांट दूसरा कंडीशन होता है, और इन सम प्लांट न्यूसेलस, इन सम प्लांट न्यूसेलस पार्ट में रिमेन persist in mature seed, in mature seed. ये बच्चों न्यूसेलस के ऊपर है, सीड फॉर्मेशन से रिलेटेड बात. आपने पता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर हो रहा है. ओव्यूल में न्यूसेलस है. ओव्यूल को याद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? न्यूसेलस मिलेगा. पूरा न्यूसेलस से भरा हुआ है. और यही न्यूसेलस की कोई भी एक सेल क्या बनती है? मेगास्पोर मदर सेल बनती है. और ये मेगास्पोर मदर सेल डेवलपमेंट करके आपने पता है क्या बना देगी बच्चों? एम्ब्रियो सैक बना देगी. इसमें एम्ब्रियो सैक बन जाएगा है. यहाँ पे ये जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट बन रहा है. ये जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल था ये क्या हो जाएगा? सीड हो जाएगा. दो कंडीशन है. यहाँ न्यूसेलस था ओव्यूल का, हमने कहा ओव्यूल सीड बन गया, इसके इंटेगुमेंट्स थे वो सीड कोट बन गए. न्यूसेलस क्या किया? न्यूसेलस इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा या तो कंज्यूम हो गया या जो है सीड बना तब तक कुछ न्यूसेलस का पार्ट रह गया. ये बात सामने आती है. जब ऐसी बात सामने आती है तो हमने देखा कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट ovule nucellus is consumed by the developing embryo, but
in some plant, but in some plant nucellus part may remain persist in mature seed. अब ये क्या कहलाएगा? मैच्योर सीड। अब यहाँ पे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि देखो, अगर ये माइक्रोपिलर एंड है और ये चलाजल एंड है, दोनों एंड है, न्यूसेलस पूरे ओव्यूल के अंदर है, एम्ब्रियो जब ये डेवलप होगा और एम्ब्रियो डेवलप हो गया और थोड़ा न्यूसेलस बच गया, अगर मान लीजिए ये न्यूसेलस माइक्रोपिलर एंड की तरफ है, ये न्यूसेलस किधर है? दो कंडीशन बनेगी, एक तो टूवर्ड्स द माइक्रोपिलर एंड एंड एट टूवर्ड्स द चलाजल एंड, आइदर एट माइक्रोपिलर एंड, या तो ये किधर होगा? आइदर एट माइक्रोपिलर एंड, बच्चों माइक्रोपिलर एंड की तरफ है, या फिर दूसरा कंडीशन बनेगा और एट चलाजल एंड, चलाजल एंड। ठीक है साहब। अगर मान लीजिए ये माइक्रोपिलर एंड की तरफ है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। ये एक नया डेफिनेशन आया, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म nucellus part may remain persist in mature seed at the micropillar end and at the chalazal end chalazosperm, उसको इसी के नाम की अकॉर्डिंग चलाजोस्पर्म, दैट इज नोन एज द चलाजोस्पर्म। अगर वो किसकी तरफ है? चलाजल एंड की तरफ है, तो वो चलाजोस्पर्म है। पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके बुक के अंदर है, सिलेबस में है, वो क्या कहते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर है, एंड ब्लैक पेपर, बीट एंड ब्लैक पेपर। इसके अलावा देखिए, इसमें चलाजोस्पर्म के अंदर एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, और उस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये है सिनेस्ट्रम, सिनेस्ट्रम, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चलाजोस्पर्म। तो बच्चों, पेरिस्पर्म एंड चलाजोस्पर्म, यहाँ दो डेफिनेशन, यानी जो पेरिस्पर्म है हमारा एनसीईआरटी में दिया है पेरिस्पर्म। अब आपने इतना समझने के बाद में मुझे लगता है पेरिस्पर्म आप भूल नहीं सकते कि पेरिस्पर्म क्या है। न्यूसेलस का पार्ट है, कोई न्यूसेलस जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बच गया था माइक्रोपिलर एंड की तरफ, वही पेरिस्पर्म है। सीड में रह गया, मैच्योर सीड में, जब ओव्यूल सीड में बदल गया तो सीड के अंदर न्यूसेलस का कुछ पार्ट पाया गया, वही पेरिस्पर्म है। बट मेनली इसमें एक बहुत जो बेसिक डीपली जो पॉइंट है टूवर्ड्स द पेरिस्पर्म। अगर मान लीजिए न्यूसेलस का पार्ट चलाजल एंड की तरफ है, तो उसको पेरिस्पर्म कहना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, चलाजोस्पर्म उसको हम कह सकते हैं। ओके, नाउ ओव्यूल के घटना को देखा आपने कि ओव्यूल का कन्वर्जन। अब यहाँ दूसरा चीज़, मैंने आपको तीन चीज़ बता दिया, ओव्यूल बताया, इंटेगुमेंट बताया, ओव्यूल न्यूसेलस बताया। सारा किससे रिलेटेड है? सीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ओव्यूल माइक्रोपाइल। ये ओव्यूल माइक्रोपाइल क्या है? ओव्यूल माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ओव्यूल है, ओव्यूल का ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजल एंड है, सीधी सी बात है। माइक्रोपाइल एक एंड है, एक सिरा है, जिससे क्या एंटर करता था एम्ब्रियो सैक के अंदर? पोलन ट्यूब। मैंने बताया था आपको, पोलन ट्यूब केवल माइक्रोपिलर एंड से ही एंटर करेगा, भले ही वो ओव्यूल तक कहीं से भी आ जाए, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर तो वो माइक्रोपिलर एंड से ही एंटर करेगा। ओव्यूल माइक्रोपाइल जो होता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू सीड माइक्रोपाइल। ये भैया किस में बदल जाएगा? सीड माइक्रोपाइल में।
that is convert into seed micropyle after fertilization. Seed micropyle किस काम में आता है? What will be the function of the seed micropyle? Gaseous exchange. Gaseous exchange. The role of the seed micropyle is gaseous exchange. अब क्या बचा? सीड से रिलेटेड बात हो गया। सीड के अंदर, सीड तो पूरा ओव्यूल ही बन गया। अभी तो ओव्यूल के अंदर जाइगोट को अगर हम देखेंगे, जाइगोट को मैंने आपको समझा भी दिया है। जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के सीधा सा बात है, किस में बदल जाएगा बच्चों? एम्ब्रियो में। जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। अब यहाँ एम्ब्रियो की भी मैंने दो कहानी बताई थी आपको। क्या बताई? विद सिंगल कोटाइलडॉन, सिंगल कोटाइलडॉन विद 2 कोटाइलडॉन। ये दो बात थी कि अगर सिंगल कोटाइलडॉन भी हो सकता है और मोनोकोटाइलडॉन भी हो सकता है। एम्ब्रियो के अंदर जो सीड है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये एम्ब्रियो सिंगल कोटाइलडॉन सीड के अंदर भी होगा और मोनोकोटाइलडॉन दोनों के अंदर होगा। ओके, क्योंकि प्लूमुल और रेडिकल आपने मोनोकोट एम्ब्रियो में भी देखा था और डाइकोट एम्ब्रियो में भी देखा था। ये दोनों एम्ब्रियो के मेन पार्ट हैं जिनको रूट सिस्टम और सूट सिस्टम में कन्वर्ट होना पड़ता है। प्लूमुल क्या बनाता है? सूट सिस्टम बनाता है, और जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम बनाता है। अब बच्चों देखिएगा, जाइगोट के बाद में क्या बचा? एंडोस्पर्म यानी PEN बच गया। PEN बच गया। PEN को भी मैं समझा दिया हूँ कि ये किस में बदल जाता है? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म हमारे सामने आ गया। ठीक है, चलो दूसरा चीज देखो, दूसरे ढंग से अब बताता हूँ थोड़ा सा। ये तो बात हो गया कन्वर्जन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कन्वर्जन इन ओव्यूल। अब एक बात आती है एंडोस्पर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने जितना पढ़ा उसको मैं एक अगर समराइज भी अगर करूँ, मान लीजिए, तो कहूँ कि सीड, वास्तव में सीड क्या है? सीड को हम हाउ कैन वी डिफाइन द सीड? सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। वास्तव में ये क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओके बच्चों, जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है तो सीड के अंदर हमने अभी अभी देखा है कि कुछ मेन स्ट्रक्चर्स क्या क्या थी, आपने देखी थी। एक तो हमने समझा था साहब सीड कोट, एक देखा था हमने एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी सीड के अंदर है, और एक चीज जो है वो बनी थी PEN, जो बनेगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म। ये तीन बातें हमारे सामने निकल करके आती है। सीड कोट को हमने बता दिया, टेस्टाए और टेगमेन है। एम्ब्रियो में बता दिया, मोनोकोट में भी है, डाइकोट में भी है, डाइकोट। अब एंडोस्पर्म को नहीं बताया। ये एंडोस्पर्म क्या होगा भाई? एंडोस्पर्म के आधार पे अगर मान लीजिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड के अंदर, तो वो एंडोस्पर्मिक होगा, और एंडोस्पर्म पार्ट नहीं है क्योंकि एंडोस्पर्म इज ऑल्सो कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। और एक क्या हो जाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनियस भी बोलते हैं इसको। इसका एक दूसरा नाम है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के आधार पर बना है, एल्ब्यूमिनियस। और इसको हमने बोल दिया नॉन एल्ब्यूमिनियस। ये टाइप्स हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स हैं सीड के। अब
generally most of the monocots are endospermic. Most of the मोनोकॉट कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक। हम बात किसका कर रहे हैं? सीड का। एम्ब्रियो को भूल जाओ, अब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिमाग से साफ कर दो। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा था? मोनोकॉट का भूल जाओ। डाइकॉट का एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा था? उसको भी भूल जाओ, क्योंकि हमने अभी पढ़ना है मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर भी देखना है। अगर हम वो ध्यान रखेंगे तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, और इधर लिख दीजिए ये डाइकॉट के अंदर मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट। यहाँ पे देखो एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनियस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड। ये दो तरीके के सीड आपने देखे। अब एक चीज़ आई थी कि न्यूसेलस के हिसाब से तो हमने पेरिस्पर्म नाम दिया था। ये बच्चों सीड फॉर्मेशन से रिलेटेड बात है। अब हमको देखना है भाई डायग्राम। आप फिर डायग्राम पे आते हैं हम। मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड दोनों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, बट इस पीरियड के अंदर थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर उसको नेक्स्ट सेशन में सबमिट करता हूं, जिससे कि वो एक टाइम के अकॉर्डिंग आपने समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक की बात आपको देखो बच्चों, सीड के फॉर्मेशन की कहानी है। ये सीड में सीड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है। अब आपको ये तो पता है कि एक सीड के अंदर सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता भी है, नहीं भी होता है, बट ये पार्ट तो कह सकते हैं अपन। और सीड वास्तव में फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। अब ये भी पता चल गया यार ये सीड कोट किससे बना है, एम्ब्रियो किससे बना है, एंडोस्पर्म किससे बना है, सीड किससे बना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपको समझ में ज़रूर आ गई होगी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आता हूँ मैं आपके सामने मोनोकॉट, डाइकॉट, सीड एंड फ्रूट्स और some of the definitions regarding to seed or fruit. Okay, thank you.